अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं पहले सुर्खियां। फलाही प्रोग्रामों और अराजी अलाटमेंट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ, CAG रिपोर्ट असेंबली में पेश। मुबाहिस के बगैर ही असेंबली में बजट मंजूर, ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तेलुगुदेशम पार्टी की तासीस के 30 साल मुकम्मल, अवामी बहबूद और तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने चंद्रबाबू नायडू का अज़्म। RDX केनाल के दरवाजे नहीं खोले गए तो तोड़ दिए जाएंगे, साबिक वजीर J. कृष्णा राव की धमकी। RDX केनाल मसले पर सियासत बंद कर देने महबूब नगर के कायदीन को रियासती वजीर DK अरुणा का मशवरा। और जफर पहलवान की क़यामगाह में पुलिस की तलाशी कार्रवाई, भारी मिक़दार में नकद रकम और हथियार जब्त। और अब खबरों की तफसील। रियासती असेंबली में जुमेरात को पेश की गई CAG रिपोर्ट में फलाही प्रोग्रामों और अराजी अलाटमेंट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2006 से लेकर 2011 तक 88,492 एकड़ अराजी से 1,027 खानगी अफराद ने इस्तिफादा किया। बिलखुसूस 50,285 एकड़ अराजी जिन्हें 459 अफराद को अलॉट किया गया था, उसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन अराजियात को अवामी और तिजारती मकासद के नाम पर अलॉट किया गया था, ताहम इन अराजियात के तहत ना ही अवामी मफाद का ख्याल रखा गया और ना उसे तिजारती मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया गया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हुकूमत भी इस सिलसिले में मौसर निगरानी से कासिर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अराजियात को मार्केट से कम कीमत पर फरोख्त किया गया, जिससे 1,784 करोड़ खानगी इदारों को फ़ायदा पहुंचा है। CAG ने चंद मिसालें देते हुए बताया कि कड़पा में हुकूमत हिंद की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए ब्रह्मणी स्टील को कमर्शियल एयरपोर्ट और फ्लाइंग एकेडमी के नाम पर 3,000 एकड़ से ज़्यादा अराजी अलॉट की गई। इसके अलावा APIIC के तहत लेपाक्षी नॉलेज पार्क, वैनपिक IT पार्क और MR प्रॉपर्टीज के लिए अलॉट करदा अराजियात में भी बेकायदगियां हुई हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 11 खुसूसी माशी जोन्स के तहत 5,93,000 मुलाजिमतों की फराहमी का निशाना रखा गया था, जिसमें से 4 खुसूसी माशी जोन्स के तहत एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की गई, जबकि दीगर 7 खुसूसी माशी जोन्स के तहत सिर्फ 26,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की गईं। CAG ने सरकारी स्कीमों पर मौसर तरीके से अमल न किए जाने की भी निशानदेही की और बताया कि पावलावडी स्कीम के तहत सिर्फ 8% किसानों को फ़ायदा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की दीपम स्कीम भी नाकाम रही है। रियासती असेंबली में 2012-13 के बजट को मुबाहिस के बगैर ही मंजूर कर लिया गया। मसले तेलंगाना पर अपोजिशन के हंगामों के दौरान दीगर बिल्स को भी मंजूरी दी गई। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बाद कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 2012-13 का बजट रियासती असेंबली में मुबाहिस के बगैर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान तसर्रुफ बिल, वैट बिल, लॉ बिल और यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दे दी गई। इन बिल्स की मंजूरी के बाद इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को जैसे ही इजलास का आगाज हुआ, स्पीकर एन मनोहर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नौमुंतखबा रुकने असेंबली एन प्रसन्न कुमार रेड्डी को हलफ दिलाया। రెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని
భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడినైన నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. बाद में स्पीकर ने तेलुगु देशम, टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई की जानिब से तेलंगाना पर पेश की गई तहरीक इल्तवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही अपोजिशन जमातों की जानिब से जबरदस्त हंगामा आराई शुरू हो गई। सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12:55 पर जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर जब वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी तसर्रुफ बिल पेश कर रहे थे तो रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने वजीर फाइनेंस के हाथ से बिल की कॉपी खींचने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेसी अरकान असेंबली ने मदाखलत करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी को हटा दिया। I beg to introduce and take into consideration the Andhra Pradesh Appropriation and Appropriation Bill 2012. The question is that the Andhra Pradesh Appropriation and Appropriation number 2 Bill 2012 be taken into consideration. Ayes have it, the motion is carried and the bills are considered. I shall now put the clauses to vote. The question is, those who are for clauses 2 and 3, schedule clause 1 enacting formula and long title in the bills. बाद में तसर्रुफ बिल, लॉ बिल, वैलिड एक्ट टैक्स और यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी गई। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले कुर्सी सदारत को दिए गए तहरीरी जवाबात के मुताबिक बताया गया कि प्रणाहिता चवल्ला प्रोजेक्ट को 2018-19 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए हुकूमत हिंद के महकमे आबी वसाइल को तजवीज रवाना कर दी गई है। सिनेमा पायरेसी से मुतालिक सवाल पर बताया गया कि अब तक 3,924 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इस सिलसिले में हुकूमत तमाम इकदाम करते हुए सिनेमा पायरेसी की रोकथाम के लिए इकदाम भी कर रही है। रियासत में नए हज हाउस की तामीर से मुतालिक सवाल पर बताया गया कि रियासत में नए हज हाउस की तामीर और अक़लियती स्टडी सर्कल के क़याम की तजवीज़ है और अराजी की निशानदही के बाद फौरन हज हाउस की तामीर का आगाज किया जाएगा। जवाब में यह भी बताया गया कि नए हज हाउस की तामीर के लिए 12,050 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए रहनुमायाना खतूत पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ सवाल पर बताया गया कि हुकूमत वक्तन फ़ौक़तन उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े करती आई है और साल 2011 में 312 कैदियों की रिहाई भी अमल में लाई गई है, जबकि 2010 में किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया गया। जवाब में यह भी बताया गया कि बाज़ कैदियों की रिहाई के लिए सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से की गई नुमाइंदगियों का जेल हुक्काम की जानिब से जायजा लिया जा रहा है। रियासत में एनआरआई के मसाइल की यकसुई के लिए केरला के तर्ज पर खुसूसी शोबे के क़याम से मुताल्लिक़ सवाल पर बताया गया कि इस तरह की तजवीज़ ज़ेर गौर है और मुतासरा तारकीन वतन के लिए 2011-12 में 1 करोड़ रुपए भी मख्तस किए गए हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू और पार्टी कायदीन ने एनटीआर घाट पहुंचकर एनटीआर को खिराज पेश किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए कायम नहीं की गई थी, बल्कि तेलुगु अवाम के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों के मसाइल के हल के लिए कायम की गई। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इन 30 सालों में तेलुगुदेशम ने कई माशी इस्लाहात लाते हुए तरक्की और बहबूद के काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत कई बहरानों से गुजर रही है, जिसका सामना करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की बहबूद और तरक्की
तेलुगुदेशम का मकसद है। रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम को अपने इख्तिदार की फिक्र है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दिल मुर्दा हो चुके हैं। उन्होंने इन दोनों कायदीन से मुतालबा किया कि वो खुदकुशी करने वाले अफराद के वरसा से मुलाकात करें। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये कायदीन अलहदा तेलंगाना की हिमायत में प्लकार्ड्स लेकर असम्बली में दाखिल होते हैं और फिर चंद्रबाबू नायडू के पीछे बैठ जाते हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि इन कायदीन को तेलंगाना के अवाम के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अरकान असम्बली के लिए तनख्वाहों की रकम को निकालने के मकसद से रियासती असम्बली के अहाते में ATM सेंटर कायम किया गया है। बजट इजलास के आखिरी दिन असम्बली अहाते में SBH बैंक के ATM सेंटर का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर स्पीकर एन मनोहर, कौंसिल के सदरनशीन चक्रपानी और डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का के अलावा तेलुगुदेशम के डिप्टी फ्लोर लीडर अशोक गजपति राजू के अलावा दीगर वज़रा मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायणा ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ही दलित और पिछड़े तबकात की बहबूद के लिए संजीदा है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों और कांग्रेस की खिदमात से दलित और गिरिजनों में शऊर बेदारी के लिए एक लाए अमल तैयार किया गया है। कांग्रेस कारकुन इन तबकात को हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद कराएं। बी सत्यनारायणा ने कहा कि कांग्रेस ने एक दलित को रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत SC/ST की बहबूद के लिए संजीदा है। RDX केनाल के दरवाजे नहीं खोले गए तो तोड़ दिए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर J. कृष्णा राव ने ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि RDX केनाल से महबूब नगर को 40% पीने का पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस बेशर्म हुकूमत ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि RDX केनाल से पानी छोड़ने का मुतालबा करने वाले सीताराम रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने रियासती वजीर DK अरुणा पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर खाना खा रही हैं या घास खा रही हैं, इसका पता नहीं चल पाता। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरन दरवाजे नहीं खोले गए तो असम्बली से वो रास्त RDX केनाल पहुंचकर उसके दरवाजे तोड़ देंगे। इधर रियासती वजीर DK अरुणा ने महबूब नगर के कायदीन को RDX केनाल मसले पर सियासत बंद कर देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने सवाल किया कि आखिर महबूब नगर के कायदीन को अचानक इस मसले पर इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। उन्होंने कहा कि कायदीन अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद मालूम होते हैं, इसलिए इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RDX केनाल से महबूब नगर को पीने का पानी छोड़ने के सिलसिले में ओहदेदारों से बात की जा चुकी है और हुकूमत की जानिब से ज़रूरी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। DK अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ कायदीन तेलंगाना के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाते हुए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। NTR और YSR के बाद अब जगन मोहन रेड्डी ही वाहिद अवामी कायद हैं। मीडिया से बात करते हुए YSR कांग्रेस के नौमुंतखबा रुकन असम्बली N. प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को अवाम की ज़बरदस्त ताईद हासिल है। जगन को रोकने की कोशिश करने वाली जमातों कांग्रेस और तेलुगुदेशम को आम इंतखाबात के बाद अपोजिशन की हैसियत भी हासिल नहीं रहेगी। उन्होंने दावा किया कि आम इंतखाबात में YSR कांग्रेस को 220 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। क्या हनुमान जयंती और श्री राम नवमी त्यौहार के पेश नज़र फ़िरका परस्त अनासिर शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने के लिए सरगर्म हो गए हैं? अगर पुलिस की जानिब से इन त्यौहारों के मौके पर ज़रा भी गफलत बरती गई तो फ़िरका परस्त अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। माजी में पेश आए वाक़यात को देखते हुए पुलिस को फ़िरका परस्त अनासिर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। आइंदा चंद रोज में आने वाले त्यौहार रामनवमी और हनुमान जयंती के इंतजामात महकमा पुलिस के लिए सर का दर्द साबित हो सकते हैं। मंगलहाट के रुकन बल्दिया खुद को
हिंदुत्व का अलंबरदार समझ बैठे हैं और मुख्तलिफ अहकामात और हिदायतें भी जारी कर रहे हैं। हद तो यह है कि उसने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से 2000 बुनियाद परस्तों को रामनवमी और हनुमान जयंती तकारीब में शिरकत की दावत भी दे दी है। वाज़ेह है कि 2 साल कबल हनुमान जयंती के मौके पर शहरियान हैदराबाद को एक अरसे बाद कर्फ्यू का सामना करना पड़ा था। तकरीबन 5 अफराद की हलाकतों, दर्जनों जख्मियों और कई मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात पेश आए थे। हमें तशवीश पाई जा रही है कि हनुमान जयंती का जुलूस और रामनवमी के तकरीब जो फेस्टिवल होता है, ऐसे टाइम पे कोई चीज़ की गड़बड़ ना हो। बहैसियत पुलिस कमिश्नर आप क्या इनको हुक्म देना चाहेंगे, क्या इनको नहीं करना चाहेंगे? पिछले 2 साल की बात हुई है। मैं मानता हूँ कि 2010 में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, मगर 2011 में हम सबक सीख चुके थे, हम हो या शहरी जो ऑर्गेनाइजर जो भी हैं, हर एक भी। तो लास्ट ईयर बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था, श्री रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती का। अच्छी तरह होने को ऑर्गेनाइजर के साथ कोऑर्डिनेशन था, साथ ही साथ काफ़ी कंट्रोल भी था। मैं समझता हूँ कि जो तजुर्बा हासिल है गुज़श्ता 2 साल का, उसके बुनियाद पर जो भी काम किया गया है, बहुत एडवांस काम शुरू हुआ है इस बार। कम से कम 1 महीने से हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ काम होता जा रहा है। इस ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी काफ़ी मतलब बातचीत हुई है और लोकल जो मकामी लेवल पर जो काम हुआ है पुलिस स्टेशंस और डिविजन्स में, जोन्स में, इसके बुनियाद पर मैं तो इंशाअल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि कुछ कहीं होने वाला नहीं है, सब कुछ पीसफुल से हो जाएगा। पुलिस ने इन फसादात की तहकीकात के बाद मंगलहाट के रुकन बल्दिया राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए उसे फसादात का अहम साजिशी करार दिया था और उसके बाद से ये कम्युनल रॉडी शीटर किसी न किसी मौके पर वक्फे से शरंगेजी की कोशिश कर रहा है। बेगम बाजार, चूड़ी बाजार, धूलपेट वगैरह में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के ताजरीन का गलबा है और उनके पास काम करने वाले भी ज्यादातर इन्हीं रियासतों से ताल्लुक रखते हैं और ये मुलाजिमिन नुमा गैर समझी अनासिर ही शहर में फिरका परस्ती और शरंगेजी के जिम्मेदार है। इसके अलावा हिंदू वाहिनी और दिगर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के कारकुन भी हमेशा शरंगेजी के लिए तैयार दिखाई देती हैं। मंगलहाट से होता है, बेगम बाजार के गोशा में जो होता है, वहाँ पर कुछ एक सिंगल कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके फ़ोन अभी से आना शुरू हो गए हैं कि भाई जुलूस के टाइम पे स्पेशली हैदराबाद पुलिस को रखे खान को ये तलब दी जाएगी कि उनके पास शरपसंदी होती है, तो वो लोग के लिए क्या बंदोबस्त करें? मैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, मगर हर एक एरिया में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं, इससे अच्छी तरह वाकिफ है सिटी पुलिस, एक बात है। और दूसरा, शरपसंदी लोग कुछ ना कुछ शरारत करने की कोशिश भी करते हैं, मगर हमारे तरफ से जो काम हुआ है और जो वहाँ के शहरी हैं उनसे जो ताउन हासिल है, इससे तो मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ। मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से हो जाएंगे सब। गुज़िश्ता बकरीद के दौरान दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को हुलिया देखकर या फिर शिनाख्त के बाद हमले का निशाना बनाया गया। इन वाक़यात के सिलसिले में भी पुलिस ने हिंदू दहशत पसंदों को गिरफ्तार किया था और अब दोबारा मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान करते हुए माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब लास्टली जो ऐसे फेस्टिवल्स के दौरान जो रूमर्स आते हैं, तो पब्लिक को बड़े क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब तक आज तक जो इत्तला मेरे पास है हासिल है, इसके बुनियाद पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है शहर में बहुत ही अच्छा है, कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं सब ठीक ठाक से हो जाना चाहिए। अगर किसी को कोई शक है तो अपने लोकल ऑफिसर्स जो हैं, SHO हो या ACP, DCP, उनसे टच में रहें। और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे अफवाहें कोई फैल रहे हैं, वो भी पुलिस तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस हर जगह हर लेवल पे उनको बताया गया है कि किसी को कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्लैरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं पुलिस। हुमायूं नगर के ज्वेलरी शॉप्स के ताजिरों ने एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया।
گزشتہ 13 دنوں سے جاری اس ہڑتال کا اب تک کوئی حل نہیں نکل آیا. تاہم مرکزی وزیر مال پرنب مکھرجی نے تاجروں کو تیقن دیا ہے کہ وہ 31 مارچ تک اس تعلق سے کوئی قدم اٹھائیں گے، جبکہ احتجاجی تاجروں نے ہڑتال میں شدت پیدا کرنے کی دھمکی دی ہے. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یگانگت اور یہودی و نصرانی مظالم سے دنیا کو واقف کروانے کے لیے مسلم متحدہ مجلس عمل نے جلسہ عام پر بعنوان فلسطین سے انصاف کرو کا اہتمام کیا ہے. یہ جلسہ 30 مارچ کو بعد نماز عشاء عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب اکبر باغ میں منعقد ہوگا. متحدہ مجلس عمل کے کنوینر عبدالرحیم قریشی صدارت کریں گے اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی جلسے کی نگرانی کریں گے. مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، مولانا سلیمان سکندر، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، جعفر پاشا، صفی احمد مدنی، مولانا تقی رضا عابدی، مسعود حسین مجتہدی کے خطابات ہوں گے. مجلس عمل نے عوام سے شرکت کی اپیل کی ہے. محکمہ سول سپلائز اور ویجیلنس کی ٹیموں نے کشائی گوڑا کے علاقے میں ایک مکان پر دھاوا کر کے 70 چھوٹے اور 48 بڑے گیس سلنڈرز ضبط کر لیے اور اس کاروبار کو چلانے والے شخص کے خلاف کیس درج کر لیا. بتایا جاتا ہے کہ اس مکان میں غیر قانونی طریقے سے پکوان گیس ریفل کر کے فروخت کی جا رہی تھی. الیاس قتل کیس کے سلسلے میں محکمہ پولیس کی مختلف خصوصی ٹیموں نے قتل کیس کے ملزم اور روڈی شیٹر حمزہ بن عمر عرف ظفر پہلوان کی قیام گاہ کی تلاشی لی. ذرائع کے مطابق پولیس نے ظفر پہلوان کے مکان سے بڑی مقدار میں نقد رقم، کارتوس اور ہتھیار ضبط کیے ہیں. پولیس کی ان کارروائیوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پولیس غیر سماجی عناصر، اراضیات کے غیر قانونی تاجرین اور قانون سے بالاتر ہو کر اپنی بالادستی قائم رکھنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاریاں کر رہی ہے. ظفر پہلوان پر کئی قتل، جبری وصولی، ڈرانے دھمکانے کے الزامات کے تحت مقدمات درج ہیں. اس روڈی شیٹر نے سابق میں پولیس پر بھی حملہ کیا تھا. اننت پور ضلع میں سڑک کے ایک خوفناک حادثے میں 3 طلبہ ہلاک ہو گئے. ذرائع کے مطابق 10ویں جماعت کا امتحان لکھنے کے لیے بائک پر جا رہے روبیش، ابھیلیش اور شاہ نواز کو لاری نے ٹکر دے دی. حادثے میں 2 طلبہ برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ شاہ نواز علاج کے دوران فوت ہوا. اس واقعے سے اننت پور میں غم کی لہر دوڑ گئی. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. افضل گنج پولیس نے ایک لڑکی کی عصمت ریزی کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے مہیش یادو اور جگن یادو کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ وہ 14 سالہ لڑکی جس کا تعلق درجہ فہرست طبقے سے ہے، ٹیوشن سے گھر جانے کے دوران اسے اٹھا کر لالا پہلوان تعلیم واقع بیگم بازار لے گئے، جہاں اس کی عصمت ریزی کرنے کے بعد ویڈیو فلم بھی تیار کر لی. ان دونوں نے متاثرہ لڑکی کو دھمکی دی کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے ورنہ اسے ویڈیو فلم کے ذریعے بدنام کر دیا جائے گا. لڑکی کے والدین نے ان افراد کے خلاف درجہ فہرست طبقے کے تحت کیس درج کرنے کے لیے کہا، لیکن پولیس ایسا کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی اور الٹا یہ مشورہ دینے لگی کہ وہ آپس میں اس مسئلے کو حل کر لیں. پولیس کے اس جانبدارانہ رویے کی وجہ مہیش یادو اور جگن یادو کا سیاسی اثر و رسوخ بتایا جاتا ہے. అక్కడనే డ్రెస్సులు పాయింట్ ఇంకా నేమో దూరం నిలబడి నేను ఒక్కరు రాకుండా చూస్తా అన్నాడు అని నీకు తెలియకుండా. کنچن باغ پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے جو راتوں میں مکانات کے قفل توڑ کر چوریاں کیا کرتا تھا. سینٹرنگ کا کام کرنے والا 38 سالہ ڈی کرانتی کمار عرف کانتیا چمپا پیٹ چوراہے کے ایک جیولری شاپ کے قریب مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا کہ کنچن باغ پولیس نے ایک اطلاع پر اسے حراست میں لے لیا. تفتیش پر معلوم ہوا کہ وہ ماروتی نگر کالونی میں مقفل مکانات میں گھس کر سرقے کی 4 وارداتیں انجام دے چکا ہے. پولیس نے اس کے قبضے سے 30 تولے کے مسروقہ طلائی زیورات، 40 تولے نقروی اشیاء، ایک کیمرہ، ایک ٹائٹن گھڑی اور ایک اسپائس سیل فون ضبط کر لیا. اس کیس کی تحقیقات کنچن باغ پولیس انسپکٹر محمد جاوید کی قیادت میں انجام دی جا رہی ہے.
لنگر ہاؤس پولیس نے ٹریفک پولیس کانسٹیبل پر حملہ کرنے کے الزام میں کارروان کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پرویز بیگ نامی نوجوان نے رنگ روڈ چوراہے پر ٹریفک سگنل کو توڑا اور اعتراض کرنے پر ست نارائنہ نامی کانسٹیبل کی پٹائی کر دی۔ پولیس نے گرفتار شدہ نوجوان کو میڈیا کے روبرو پیش نہیں کیا اور نہ ہی واقعے کی دیگر تفصیلات سے انہیں واقف کروایا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سگنل توڑنے والا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کانسٹیبل نے بھی اس نوجوان کے ساتھ بد کلامی کی ہو۔ نئے پل کے قریب 100 جھونپڑیوں میں آگ لگنے سے جھونپڑیوں کے علاوہ مکینوں کا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے سے کئی افراد بے گھر ہو گئے۔ چہارشنبے کی شب پیش آئے اس واقعے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ ایم جی نگر کی رہنے والی 11 سالہ نصیبہ بیگم 23 مارچ سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ وہ کھانے کی اشیاء خریدنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، واپس نہیں پہنچی۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ ہمایوں نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ مصطفیٰ نگر فلک نما کے رہنے والے 24 سالہ سید عامر 27 مارچ سے لاپتہ ہیں۔ وہ اپنی ایکٹیوا موٹر سائیکل پر گھر سے نکلے تھے، واپس نہیں لوٹے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ فلک نما پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فلاحی پروگراموں اور اراضی الاٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا انکشاف، سی اے جی رپورٹ اسمبلی میں پیش۔ مباحث کے بغیر ہی اسمبلی میں بجٹ منظور، ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ تیلگو دیشم پارٹی کی تاسیس کے 30 سال مکمل، عوامی بہبود اور ترقی کے لیے جد و جہد کرنے چندر بابو نائیڈو کا عزم۔ آر ڈی ایکس کینال کے دروازے نہیں کھولے گئے تو توڑ دیے جائیں گے، سابق وزیر جے کرشنا راؤ کی دھمکی۔ آر ڈی ایکس کینال مسئلے پر سیاست بند کر دینے محبوب نگر کے قائدین کو ریاستی وزیر ڈی کے ارونا کا مشورہ۔ اور ظفر پہلوان کی قیامگاہ میں پولیس کی تلاشی کارروائی، بھاری مقدار میں نقد رقم اور ہتھیار ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔